जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप लोग कर रहे होंगे। और साथ ही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है म्यूजिक और घराना। आप लोगों को साथ ही पता होना चाहिए कि हम आपका जो है टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। आज आपकी 13वीं क्लास है। एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताइए कितने साथी ऐसे हैं जो साथ के साथ रिवीजन करते हुए चल रहे हैं अच्छे से, यानी पिछली कक्षाओं का रिवीजन उन्होंने अच्छे से किया है। और आप मुझे आश्वस्त करें कि आप रिवीजन करते रहेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट का धर्म यही है, क्योंकि हम लगभग आधी कक्षाएं कर चुके हैं, लगभग आधी क्लासेस हमारी बाकी है। और कहते हैं कि कोई भी जर्नी जब शुरू हो तो आपका एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप तटस्थ रहते हैं, खुद को एकदम से मतलब स्थायी तरीके से रख पाते हैं, तो एकदम से मतलब अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर पाते हैं, तो आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो कल की हमारी क्लास होगी मार्शल आर्ट और इंडियन ड्रेस। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो कि कमेंट सेक्शन में आपको पिल मिलेगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ शाम को 7 बजे के करीब में मिल जाता है। आज शाम 7 बजे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप पहले ही अपने नोट्स बना पाओ, ठीक है। और कक्षा में आप आओ तो आप मार्क कर लें किन चीज़ों के लिए मैं आपको गाइड करता हूँ, उन सब चीज़ों को, और जो हम आपको याद कराने के लिए टेक्निक्स बताते हैं। तो आज की क्लास में अगर हम बात करें तो कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। संगीत और घराना, आपको अगर हम कहेंगे कि संगीत से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें घराना। पहले अपना एक बार से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये समझ में आ गया कि संगीत उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन संगीत में भी कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं। तो हम आपको वो मार्क करके बताएंगे कि भैया क्या आपको नहीं भूलना है। तो शुरू करें बॉस। थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। जी भैया, हम शुरू करने के लिए तैयार हैं और बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं भारतीय संगीत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। भारत में जो संगीत है वो किस तरह से है, ध्यान से देखना। हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है, जब वेदों की रचना हुई थी। राग खरहर प्रिया के सभी सातों स्वर आपस में सामबंद में अवरोही क्रम में पाए जाते हैं। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो सामवेद का एक उपवेद है। ये आप सब जानते होंगे। मुझे बताइए वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या, तो आप कहेंगे वेदों की कुल संख्या भैया जी 4 है। और आप जानते होंगे उन्हीं वेदों में से एक वेद है सामवेद, जो किसके बारे में? संगीत के बारे में बताता है। तो संगीत के बारे में हमको किस वेद से जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे भैया वो मिलती है हमको सामवेद से। सिर्फ इतनी बात आपको याद रख लेनी है। किससे जानकारी मिलती है हमको? सामवेद से। यानी स्लाइड में सिर्फ एक शब्द याद रखना है। ओके, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विधा के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में क्या, कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें, अब वेद के बारे में बात नहीं कर रहा है वो, वह बात कर रहा है वह कौन सी पुस्तक है जिसमें आपका संगीत संगीत के विषय को स्पष्ट किया गया। तो वो है आपका, आप कहेंगे नाट्यशास्त्र। अच्छा, नाट्यशास्त्र को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? उसको पांचवा वेद कहते हैं कि छठा वेद कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया उसको हम कहते हैं आपका कौन सा वेद? पांचवा वेद कहा जाता है। पांचवा वेद, बहुत बढ़िया, पांचवा वेद उसको कहा जाता है। भारतीय संगीत का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, उसको कितनी तरह से बांट सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। रियली सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो उसको भारतीय संगीत को, यानी कि इंडियन म्यूजिक की अगर हम बात करें आपसे, तो इंडियन म्यूजिक को हम बांट सकते हैं आपका किसमें? एक तो उसको हम बोलते हैं शास्त्रीय संगीत, 4 तरह से बांटते हैं। दूसरा होता है फोक म्यूजिक। तीसरा होता है फोक म्यूजिक और क्लासिक म्यूजिक का मिक्सचर आपका। और एक होता है मॉडर्न म्यूजिक। तो कितनी तरह से बांट सकते हैं? 4 तरह से। पहला हो गया आपका क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक हो गया, क्लासिकल म्यूजिक। लोक संगीत अर्थात आपका फोक म्यूजिक हो गया। क्या हो गया? फोक म्यूजिक हो गया। ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक।
क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। और चौथा कौन सा हो गया? मॉडर्न म्यूजिक। आंखें बंद करके एक बार बोलिए, आंखें बंद करके चारों का नाम लीजिए। तो क्या बोलेंगे भैया? एक तो शास्त्रीय संगीत हो गया, अर्थात क्लासिकल म्यूजिक हो गया। एक हो गया हमारा आपका फोक, जो जगह जगह पर स्थानीय रूप से होते हैं, उनको हम आज की कक्षा में आपको बताएंगे। ठीक है। तीसरा हमारा हो गया तीनों का मिक्सअप, और चौथा हो गया मॉडर्न। क्या हो गया? चौथा हो गया हमारा मॉडर्न। ओके। शास्त्रीय संगीत को कितनी तरह से बांटा जाता है? तो उसकी दो कैटेगरी हैं, दो। हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी स्टाइल हो गई एक। तो मुझे बताइए, हिंदुस्तानी स्टाइल नॉर्थ इंडिया में हमने आपको बताई थी कि साउथ इंडिया में बताई थी? हिंदुस्तानी स्टाइल हो गई आपका। और दूसरी कौन सी है? कर्नाटक स्टाइल। क्या बोलोगे? कर्नाटक स्टाइल। तो कर्नाटक स्टाइल ये किधर होती है? ये साउथ इंडिया में होती है। तो कभी भी पूछेगा कर्नाटक संगीत का या कर्नाटक शैली का संबंध किससे है? दक्षिण भारत से है। और हिंदुस्तानी शैली का संबंध किससे है? ये नॉर्थ इंडिया से, यानी कि उत्तर भारत से है। फोक म्यूजिक अभी हम कक्षा में आपको बताएंगे थोड़ी देर में। शास्त्रीय और लोक संगीत का संगम, एक होता है सुगम संगीत, पूरे भारत में चलता है, दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। रविंद्र संगीत ये वेस्ट बंगाल में चलता कहाँ पर चलता है? वेस्ट बंगाल में। हवेली संगीत की बात करें, ये आपका मथुरा क्षेत्र में चलता है, यूपी का जो ब्रज क्षेत्र है। ठीक है, मथुरा, वृंदावन या ब्रज क्षेत्र आप लिख लीजिए तो भी एक ही बात होगी। गण संगीत संपूर्ण भारत में होता है। मॉडर्न म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें अब तो आधुनिक, आप जानते ही हैं, कोई भी अपनी नए तरह का म्यूजिक अब इजाद कर देता है, शुरू कर देता है। रॉक म्यूजिक हो गया, पॉप म्यूजिक हो गया, सुने ना पॉप सिंगर्स, पॉप म्यूजिक, यस और नो। ब्लू म्यूजिक है, और इसमें है आपका ट्रांस म्यूजिक। जैज म्यूजिक है, जैज म्यूजिक। ठीक है। और एक है साइकेडेलिक। क्या बोलोगे? साइकेडेलिक म्यूजिक है, साइकेडेलिक। तो अब तो ये नए में बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 हैं, बहुत सारे हैं। ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम ले लिए हैं। कुछ साथी कह रहे हैं भैया ना, क्या नागा डांस? अरे नहीं यार, ये डांस नहीं चल रहे हैं दोस्त। भैया जी ये डांस नहीं है, ये भैया जी क्या है, ये इंडियन म्यूजिक की बात कर रहे हैं हम, संगीत की बात कर रहे हैं। ठीक है, नागिन कोई संगीत नहीं होता, और उसको नृत्य में रख लेते हैं। सर नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, कैसे शॉर्ट में बनाएं? देखिए दोस्त, आप अपनी तैयारी करते हैं और नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम, क्या आपको शायद 2 घंटे लग जाते हो? ठीक है, तो वो शॉर्ट में तो आप ही को बनाना होगा। ठीक है, आप ऐसा लिखें, उसको जल्दी से लिख लें जो सिर्फ आप ही को समझ में आए, लेकिन वो फिर आपके आने वाले वर्षों के लिए नोट्स होने चाहिए। मैंने हमेशा बताया, कभी भी नोट्स बनाएं तो हो सकता है शुरुआती दौर में आपको समय लग रहा हो, लेकिन आप थोड़ा स्पेस छोड़ के चला करो पेज में नीचे की तरफ, ताकि भविष्य में आपको उनको अपडेट करने की जरूरत पड़े तो आप नीचे नोट बना के लिख सकते हैं। पूरे पेज पर नोट्स कभी ना बनाएं, होंगे शुरुआत में, समय लगेगा आपको। ठीक है, अगर आप बिल्कुल अभी शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जो साथी इसको पहले पढ़ चुके हैं उनको नहीं लगता होगा समय। ठीक है, वो फटाफट से अपनी चीज़ों को अपडेट कर लेते होंगे। ओके सर, मेरा आज बर्थडे है संध्या सिंह। संध्या सिंह नाम था, कुछ और किसी और का बर्थडे बोल रहे हैं? बहुत सारा, बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आप बहुत खुशी रहें, बहुत तरक्की करें अपने जीवन में। तो क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन समझ में आई? इसमें आपको याद क्या रखना है? सबसे ज्यादा पूछा जाएगा शास्त्रीय जो संगीत है वो कितने प्रकार का है। ठीक है, दूसरा टर्म आपसे पूछा जाएगा जिसको हम बॉक्स में बंद कर दें, वो महत्वपूर्ण है। रविंद्र संगीत है आपका, और हवेली संगीत किस क्षेत्र में आयोजित होता है? ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। ओके, कोई इशू तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? आगे चलें। शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, पहले क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं। क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं। क्लासिकल म्यूजिक में क्या नोट किया हुआ है आपने? भारतीय शास्त्रीय संगीत दो अलग अलग शैलियों से विकसित हुआ है। पहली हिंदुस्तानी म्यूजिक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक किस पार्ट में होता है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भागों में। कर्नाटक म्यूजिक कहाँ पर होता है? ये दक्षिणी भागों में होता है, दक्षिणी भागों में। इन दोनों के बारे में जानकारी भरत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती है, लेकिन 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि कर्नाटक संगीत एकदम से अलग हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब कर्नाटक संगीत अलग हो गया तो इसका मतलब क्या है? दक्षिण में कर्नाटक संगीत के लिए अलग से मिशन शुरू हुए, अलग से रचनाएं होने लगी, अलग से उनके राग और ताल विकसित हुए। हालांकि हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी होते हैं राग और ताल, हम आपको बताएंगे ये बात। यहाँ तक की बात में किसी को कोई इशू? ये कॉमन सी बात थी जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी संगीत को देखिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक, अगर हम हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या है आपका?
कौन से हिस्से में है? उत्तर भारत में। संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तात्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। इस भाषा को बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? कभी इस भाषा को याद करने लग जाए। आपको एक छोटी सी चीज पर फोकस करना है। हिंदुस्तानी संगीत में होते हैं शुद्ध स्वर सप्तक, शुद्ध स्वर सप्तक जिनको हम 7 स्वर भी बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बताइए? एक होता है, पूछ लेता कौन सा स्वर नहीं है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये क्या होते हैं? ये शुद्ध 7 स्वर होते हैं, ठीक है? इसमें आपका विकृत स्वर भी कहे जाते हैं, कि विकृत स्वर जो होते हैं, बिगड़े हुए स्वर, उनको कोई भी शामिल कर लेता है तो वो 5 होते हैं। तो कई बार विकृत स्वर पूछे तो क्या कहेंगे? विकृत स्वर, कहीं किनारे पे लिख लेना, याद नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। विकृत स्वर है 5। तो कुल मिला के कितने स्वर हो जाएंगे? तो शुद्ध स्वर हो गए आपका 7, और आपका यानी कि 7 ये हो गए, और विकृत अर्थात बिगड़े हुए स्वर जो हैं वो 5 हैं। तो कुल मिला के कितने स्वर हो गए? तो आप कहेंगे भैया 12 हो गए। क्या हो गए? 12 हो गए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू हर रोज की तरह कि आप अतिरिक्त बातों में अपना समय ना जाया करना कभी भी, ठीक है? कक्षा पे फोकस करना। प्राकृतिक स्वरों के सप्तक, सप्तक का मतलब है 7 स्वरों को अपनाया गया था। किसमें अपनाया गया? 7 स्वरों को। तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी संगीत में अपनाया गया। अब देखो, कहीं भी अगर शुद्ध स्वर सप्तक की बात आएगी तो यहाँ पर एक बात और आ जाती है, ठीक है? याद रख लेना, जो हिंदुस्तानी संगीत होता है, याद रखना, इसमें संकेतन प्रणाली भी होती है। नोट करें, इसमें संकेतन प्रणाली, संकेतन प्रणाली का मतलब क्या है? जो नोटेशन सिस्टम होता है, नोटेशन पर भी डिपेंड करता है म्यूजिक। नोटेशन सिस्टम, इसमें संकेतक प्रणाली जो होती है, नोटेशन प्रणाली, वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने दी थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने विकसित की। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने विकसित की, ठीक है? विकसित की। तो मुझे बताएं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो नोटेशन यानी संकेतों से संबंधित प्रणाली है, वो किसने विकसित की थी? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन्हीं का एक योगदान है। देखिए, म्यूजिक में आप जानते हैं, एक तो ताल होता है, जैसे कि एक राग होता है, मतलब एक तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कोई राग अलापा जा रहा है, ठीक है? और एक क्या है? ताल। एक सर्टेन टाइम के बाद में फिर से वही म्यूजिक आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप कोई गाना सुनते होंगे तो एक कुछ समय के बाद में वही म्यूजिक आता है फिर से, इसको बोलते ताल, ठीक है? तो विष्णु नारायण भातखंडे ने क्या कहा था? इसने कहा था, इन्होंने कहा था आपका, कि रागों के जो मूल हैं, जो हिंदुस्तानी संगीत में राग उत्पन्न होता है, रागों के मूल यानी कि जड़, रूट्स ऑफ राग्स, वो 10 थाट हैं। कौन है? तो इन्होंने उनको नाम दिया था थाट, कि भाई इन 10 थाट की वजह से वो जो ताल हैं वो पैदा होती हैं। और ताल को क्या नाम दिया इन्होंने? राग। राग और ताल में राग जो उत्पन्न होंगे वो 10 थाटों से उत्पन्न होंगे। आंसर लिखें जरा फटाफट से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी पीछे एग्जाम हुआ था आपका CHSL में पूछा गया, या अभी पीछे RRB में पूछा गया। RRB JEE हुआ अभी रिसेंट में 2025 का, आपको पता होगा। तो उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका। CRPF में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और अभी पीछे वो एग्जाम हुआ था आपका, वहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, RPF SI में, RPF का जब क्वेश्चन हुआ तो तब ये पूछा गया आपका, ठीक है? RPF में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कई बार। ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत गायन की पूरी 10 शैलियां हैं। तो 10 ही थाट हैं हिंदुस्तानी शैली में, और 10 ही क्या हैं? शैलियां हैं। एक क्वेश्चन याद रखना है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में कितनी शैली हैं? बोलेंगे कितनी शैली हैं, फटाफट से बताएं। तो आप कहेंगे भैया कितनी शैली हैं? 10 शैली हैं। इसमें सबसे चर्चित ध्रुपद को मार्क करिए, एक तो ध्रुपद को अंडरलाइन करिए, ध्रुपद है आपका, ठीक है? ध्रुपद है। धमार, होरी, ख्याल शैली इंपॉर्टेंट है। ख्याल, टप्पा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तराना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तराने पे कभी कभार आता है, हमने उसको शामिल भी किया है। ठुमरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछेगा जो ठुमरी शैली है उसका संबंध किस संगीत से है। तो एक विकल्प देगा आपको हिंदुस्तानी संगीत, एक विकल्प देगा आपको कर्नाटक संगीत। तो क्या चुनेंगे? चाहे आपका नाम ठुमरी दे दे, चाहे होरी दे दे, ठीक है? चाहे आपसे वो नाम ध्रुपद पूछ ले, चाहे ख्याल पूछ ले आपसे, तो आप क्या कहेंगे? ये सभी हमारी हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं। किससे हैं? थम्स अप करें। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये क्या है? 10 शैली है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी शैली का संबंध किस म्यूजिक से है, वो आपको आंसर करना है। ओके बॉस, हिंदुस्तानी से इसका संबंध है।
तो अभी हमने नाम पढ़ा ध्रुपद। ध्रुपद का संबंध किससे है? हिंदुस्तानी से है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है और इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में किया गया है। देखिए नाट्य शास्त्र में तो सभी हैं। प्रमुख ध्रुपद गायक कौन कौन है आपका यहाँ पर नाम याद रखना। एक तो अमीर खुसरो का, ठीक है, अमीर खुसरो का, स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु थे, मियाँ तानसेन। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तो ये लोग हैं जो उत्तर भारत में, देखिए अकबर कहाँ पर शासन करता था? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में था हिंदुस्तानी संगीत, तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए इन लोगों ने काम किया है। अमीर खुसरो ने संगीत में भारत में सबसे ज्यादा जान डाली है, तो अमीर खुसरो का नाम आपको कॉमन मिलेगा। नौबत खान थे, बैजू बावरा, गुण समुद्र, ये शाहजहां के टाइम पर थे, शाहजहां ने ही गुण समुद्र की उपाधि इनको दी थी, ठीक है। ख्याल शैली, देखिए ख्याल, आप किसी के ख्यालों में डूबे हुए हैं तो इस तरह से भी एक संगीत उत्पन्न होता है। तो ख्याल देखिए, ख्याल शैली, ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना, ठीक है। उल्लेखनीय है इस शैली के उद्भव का श्रेय, जो इसको बनाया है वो किसने बनाया है? अमीर खुसरो ने। पीछे भी अमीर खुसरो का नाम आया, सबसे ज्यादा योगदान आप इनका देखोगे। ख्याल शैली को संरक्षण देने वाला सरकी वंश का एक शासक था हुसैन शाह सरकी, उसने संरक्षण दिया। ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती हैं। जैसे मान के चलिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे, जो मीराबाई जी थी, मीराबाई जी किनके ख्यालों में रहती थी? भगवान कृष्ण जी के ख्यालों में रहती थी। किनके ख्यालों में रहती थी बताएंगे फटाफट से। तो ख्याल शैली का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है, कि वो ख्यालों में किया था, कल्पनाओं में, विचारों में, ठीक है। तो इसीलिए ख्याल आप अक्सर देखोगे तो ये आपका उत्तर भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश में बहुत होता है। तराना शैली, इसमें तीव्र गति के पाए जाने वाले कई शब्द होते हैं तराना में, लेकिन आपको वो सब याद नहीं रखना है। आपको याद रख लेना अमीर खुसरो ने तराना शैली का आविष्कार किया, अमीर खुसरो। तो तीनों शैलियों से कौन व्यक्ति संबंध रहे अब तक? तीनों व्यक्तियों से कौन से अब तक संबंध रहे? नाम बताइए। तो आप कहेंगे भैया हम नाम याद रखेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आप जानते हैं, हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया था। बताइए इनके बारे में कोई एक फैक्ट लिखिए। इनको तोताए हिंद कहते थे, इनके समय पर आपका 8 राजाओं के शासनकाल बदले, इनकी रचनाएं थी, बहुत लिखा है इन्होंने। भारत में पहेली, सितार, जो साथी आपका गजल, इस सब के जनक अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो को हिंदवी खड़ी बोली के प्रयोग के लिए जाना जाता है कि शुरुआत उन्होंने ही की थी। इनकी रचनाएं तुगलकनामा, नूर सिफियर, आपका खजाइन उल फुतू, ये सब रचनाएं हमने आपको बताई हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तुगलक वंश से इनका संबंध है, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन बलबन का भतीजा इनको लाया था। विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक हैं मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन सरा। कौन? रतन मोहन शर्मा। और इनको तराना के बादशाह कहा जाता है। किसको बोलते हैं? रतन मोहन शर्मा को बोला जाता है तराना के बादशाह। क्या बोलते हैं इनको? आप कहेंगे इनको तराना के बादशाह कहते हैं, तराना के बादशाह, ओके। तराना के बादशाह इनको कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली यानी कि सेमी क्लासिकल स्टाइल कौन कौन सी है? सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ, लिखना, सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ, सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ, सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ऑफ हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या बोलेंगे? संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली भी स्वर यानी कि सुर पर आधारित है। तो स्वर पर तो आधारित है ही है, हमने बताया 7 स्वरों पर। कुछ प्रमुख अर्धशास्त्रीय शैली ठुमरी, टप्पा और गजल हैं। आपको 3 याद रखनी है जो सेमी क्लासिकल में आती है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली है, सेमी क्लासिकल कौन सी है? तो इनमें से, या पूछ लेगा कौन सी नहीं है, तीनों का नाम लिख के एक अलग से दे देगा, या 3 अलग से नाम दे के एक इनमें से दे देगा। तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ठुमरी, टप्पा और गजल की नीचे चर्चा की गई है। ठुमरी, यह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई और आमतौर पर मिश्रित सरल भागों पर आधारित है। हमको यहाँ से सिर्फ एक बिंदु उठाना है, और वो एक बिंदु क्या होगा कि सेमी क्लासिकल कौन कौन सी हैं? तो ठुमरी, टप्पा और गजल हैं, ठीक है। ठुमरी, ठुमरी शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। देखिए ठुमरी किससे संबंध रखती है? हिंदुस्तानी म्यूजिक से। हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ पर होता है? नॉर्थ में। और नॉर्थ में मुझे बताइए कौन सा क्लासिकल डांस होता है? उत्तर भारत का हमने सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य आपको बताया था साथी, उसका नाम क्या बताया था हमने? कथक। क्या बोलेंगे? कथक।
ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित हैं, क्योंकि ये यूपी में है। और ठुमरी गायन की सबसे कालातीत यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो आवाज रही पुरानी, वो बेगम अख्तर की है। तो बहुत बार नाम पूछा जाता है, बेगम अख्तर किस संगीत शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ठुमरी से। क्या बोलेंगे? ठुमरी से। पूरब अंग ठुमरी के गिरिजा देवी और छन्नूलाल मिश्रा अन्य प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। गिरिजा देवी बहुत नाम पूछा जाता है, तो गिरिजा देवी को क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं ठुमरी क्वीन। ठुमरी क्वीन। ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे? ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता है? ओके। यहीं पे एक नाम याद रखना, छन्नूलाल मिश्रा हैं और शोभा गुरटू। यहीं पे नाम नोट करिए, शोभा गुरटू का नाम भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत चर्चित हैं देश में। शोभा गुरटू किस शैली से जुड़ी हुई हैं? तो आपको याद रखना ठुमरी से दो तीन नाम, ठीक है। एक तो किसका? गिरिजा देवी, क्वीन ऑफ ठुमरी। लेकिन बहुत बार आप एग्जाम में देखोगे तो क्या करता है, ठुमरी की रानी किसको कहते हैं? एक बार ये सीपीयू में पूछा गया तो गिरिजा देवी को ऑप्शन में नहीं रखा गया। तो गिरिजा देवी को ऑप्शन में नहीं रखा गया तो वहां पर कई बार शोभा गुरटू का नाम शामिल कर लेता और कई बार बेगम अख्तर का, जिनको गजलों की मल्लिका भी बोलते हैं। ये गजल भी गाती थी, तो कौन है गजलों की मल्लिका? जैसे जगजीत सिंह गजल सम्राट हैं, ये गजलों की मल्लिका हैं। गजलों की मल्लिका किसको कहा जाता है? मल्लिका ऑफ गजल्स या क्वीन ऑफ गजल्स भी बोल देंगे। क्वीन ऑफ गजल्स किसको कहा जाता है? तो बेगम अख्तर गजल भी गाती हैं, ठीक है, गजलों के लिए भी बहुत जानी जाती हैं। टप्पा में कुछ नहीं याद रखना है। गजल, गजल आपने सुनी होंगी अक्सर। गजल एक छोटी कविता होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं। तुक यानी कि एक राइमिंग पर एंड होते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश। तो चिट्ठी ना कोई संदेश और जाने वह कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो इसमें क्या है? संदेश और देश, तो राइमिंग हो रही है, एक हाँ या ना। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो बाल और कंगाल एक राइमिंग हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप कहेंगे हाँ जी, एक तुकबंदी होती है, एक तुकबंदी होती है। तो इसको कई बार तो बैत या शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शेर भी कई बार कहा जाता है। शेर, जैसे शेर कौन बोलते थे? मुझे बताओ, मुगल अंतिम मुगल सम्राट कौन हमने आपको बताए थे? तो आप कहोगे बहादुर शाह जफर द्वितीय बताए थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? मिर्जा गालिब रहते थे। कौन रहते थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, ठीक है। इसका विषय केवल प्रेम होता है। क्या होता है? इसका विषय केवल प्रेम होता है। और भारत में पहला गजल लिखने वाले व्यक्ति भी कौन थे? भारत में जो गजलों के साथी आविष्कार करने के लिए जाने जाते हैं, वो हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो देखिए, गजल से हो गए आपका, सितार इन्होंने शुरू किया, खड़ी बोली इन्होंने शुरू की। और भारत में हिंदुस्तानी संगीत की जो शैलियाँ थी, ध्रुपद हो चाहे आपका ख्याल हो, उन सभी के जनक भी कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। समझ पाए? आगे आएंगे। गजल से जुड़ी कुछ हस्तियां, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। पाकिस्तान के संदर्भ में हमने ये नाम आपको बताया भी था। मोहम्मद इकबाल की रचना कौन सी है बताओ? सारे लोग बताएंगे, हिस्ट्री में हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको। तो आप कहेंगे भैया जी वो थी आपका, नाम लिख के बताएंगे, सारे जहां से अच्छा। मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत जबरदस्त शेर बोलते थे। कितना जबरदस्त शेर बोला था मिर्जा गालिब ने? या तो बैठ के पीने दो मुझको मस्जिद में, या बताओ खुदा कहाँ रहता नहीं है। बहुत जबरदस्त शेर है और बहुत मतलब गहरा शेर है। समझ रहे हो आप इसको? तो पहले मतलब बड़ी अभिव्यक्ति थी लोगों को, और सुल्तान लोग बड़ा सम्मान करते थे लोगों का। वो ये कह रहे हैं कि भाई या तो मतलब जो इजाजतें हों वो सब जगह हों, या ये बताओ कि ईश्वर कहाँ पर नहीं है। कुछ जगह तुमने आइडेंटिफाई कर दी है कि सिर्फ यहीं पर हैं और कहीं पर नहीं है, ठीक है। आगे आएंगे। तो क्या बोलेंगे? मिर्जा गालिब हो गए, रूमी हो गए, हाफिज हो गए, राहत इंदौरी बहुत चर्चित रहे, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी, फिराक गोरखपुरी, इनके शेर बहुत चर्चित हैं। वसीम बरेलवी, वसीम बरेलवी साहब, इनके शेर बहुत चर्चित हैं, ठीक है। जगजीत सिंह, इनको बोलते हैं दोस्त गजल सम्राट। लिखना एक बार, क्या बोलेंगे इनको? इनको गजल सम्राट कहा जाता है। गजल सम्राट, गजल सम्राट इनको कहा जाता है, गजल सम्राट, ठीक है, गजल सम्राट। मन्ना डे,
आपका भूपेंद्र सिंह, मनहर उदास, पंकज उदास, इनका हाल ही में साथी निधन हुआ। क्या हुआ? निधन हुआ। पंकज उदास जी का नाम सुना है आपने? पंकज उदास, तो ये किससे हैं? तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे? क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति का या तो नाम दे देता है, जैसे जगजीत सिंह जी का क्षेत्र कौन सा है, तो चार ऑप्शन देता है आपसे, वह लोक नृत्य कलाकार हैं या वह आपका गजल गायक है, तो इस तरह से चार विकल्प देगा। तो आपको कुछ गजल गायकों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। बोलेंगे भैया इनमें कुछ ट्रिक्स बना दे, बच्चों इनके में ट्रिक्स बनाओगे तो खुद उलझ जाओगे। हर चीज का ट्रिक नहीं बनाना है, हर चीज का ट्रिक नहीं बताना है। सर जैसे अब तक ट्रिक बताई है ऐसे इसका बता दो, जो ट्रिक के लिए बताने लायक होगा उसको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा दोस्त, ठीक है। प्रॉमिस करिए, लिखिए, आप पी लिखिए, पी कमेंट सेक्शन में, और बोलिए प्रॉमिस है जी, हम जहाँ पर पढ़ने साधारण मतलब तरीके से चीज़ों को पढ़ना है तो वहाँ ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बेगम अख्तर, मल्लिका ये गजल, गजलों की रानी इनको बोलते हैं, हमने बताया। अब तक हमने बताया आपको हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। कर्नाटक संगीत भारत के किस हिस्से में होता है? दक्षिण भारत में। तो कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है। यहाँ मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जो दिया गया है, जहाँ अधिकांश रचनाएं गाने के लिखी जाती हैं। अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु में, तेलुगु कहाँ की भाषा है, किस स्टेट में बोली जाती है? आंध्रा में। तो आंध्रा क्या दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक में, तो ये क्या दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है? तमिल कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु में। या संस्कृत में है? संस्कृत तो आदि जन्मी है ना, सभी भाषाओं की सभी भाषा उससे जन्मी है। ओके, आगे आएंगे, नेक्स्ट है। हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है। कभी भी या तो हिंदुस्तानी संगीत के पूछे जाए या आपसे पूछा जाए कर्नाटक संगीत के, तो तत्व कितने हैं बताएं एक बार, तत्व कितने हैं? हम क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, तो कितने तत्व संख्या पूछेगा तो आप कहोगे भैया हिंदुस्तानी बोले, या फिर हमसे बोलेगा वो आपका कर्नाटक, तो हम कहेंगे कि वहां पर दो तत्व होते हैं, राग और ताल। और जो ये ताल होती है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, ताल का मतलब होता है, नोट बना के लिखना है यहाँ पर, समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था। समय इकाइयों की, समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था, समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था, समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको? तो ये क्या है? साइक्लिकल ऑर्डर ऑफ टाइम यूनिट्स। साइक्लिकल, क्या बोलेंगे? साइक्लिकल ऑर्डर ऑफ टाइम यूनिट। यानी किसी ताल की अगर हम बात करते हैं, वो एक निश्चित समय के बाद में रिपीट होती है या नहीं, एक चक्र के बाद में वो रिपीट होती है ना। जैसे कि मान के चलो किसी गाने की कुछ आपका पंक्तियां हो गई, तो जब दोबारा से वो पंक्तियां रिपीट होंगी तो फिर से वही ताल क्या होगा, वो आपका इम्पोर्टेंट होगा। सर पीडीएफ लिखते हुए 3 घंटे हमको लग गए। बहुत कमाल आपने किया है, अपने जीवन संवारने के लिए आपने वो घंटे दिए हैं दोस्त। नहीं तो ऐसा युग भी है जो 3 घंटे मूवी देख के भी आज बिता रहा होगा। इस देश में ऐसे भी बहुत सारे करोड़ों बच्चे हैं जो आपका अभी इंस्टाग्राम को दिन में 6 घंटे चला लेंगे। उनका डेली का वॉच टाइम तुम देखोगे मोबाइल में, तो जाके तो 5-6 घंटे इंस्टाग्राम ही चला लेंगे। तो अपने ऊपर गर्व करो कि आप उस अच्छे वर्ग में से एक हैं जो अपने जीवन को संवारने में लगे हुए हैं, ठीक है। और नहीं तो हमारे पास तो एक दो मैसेज आ रहे थे उस वीडियो के ऊपर, आप समझ गए होंगे, है ना। मतलब लोग सोचने और समझने को तैयार ही नहीं है। उनको मुद्दा ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जी मुद्दा है, अनिरुद्धाचार्य जी मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आपको पढ़ना पड़ेगा ना सनातन व्यवस्था को। दयानंद सरस्वती जी क्या कहते थे, उन्होंने क्या कहा है? अच्छा आप एक बात बताओ, अनिरुद्धाचार्य महाराज जब प्रेमानंद महाराज के पास गए थे, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो तुम? कभी भी आपको लगा उनकी बातों में कि उन्होंने कोई चमत्कार जैसी बात की हो? वो सत्य पर बात करते हैं ना, वो विज्ञान को भी मानते हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी मानते हैं, वो कहते हैं कि आस्था रखिए, तो वो लोगों को गाइड करते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जब उनके पास में गए तो उन्होंने स्पेशली गाइड किया था उनको कि जिस बात को तुम नहीं जानते उसका उत्तर नहीं देना। अब कुछ लोग मेरे पास क्लिप भेज रहे हैं, कह रहे भैया आपने बात नहीं सुनी। अरे भैया मैंने पूरी बात सुनी है, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। पहली बार में उन्होंने जवाब दिया था, पहली बार में जवाब क्या दिया था? पहली बार में जवाब दिया था उन्होंने वासुदेव। जब दोबारा सवाल पूछा गया तो नाम बदल दिया कन्हैया, और फिर गलती भी ना माने। बात धर्म की है ही नहीं,
बात यह है कि आप मुझसे पूछे गांधी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म हम कहेंगे आपसे 3 अक्टूबर को हुआ भैया, तो आप कहोगे नहीं भैया आपसे गलती हुई है, या पहले हम आपको 2 अक्टूबर बता दें सही तारीख और फिर 3 अक्टूबर बता दें, फिर हम क्या कहेंगे भैया हमको पता नहीं है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनको यही समझाया कि जब कोई सवाल रहे ना पता हो तो मना कर दो। अब तुम मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। 1 अगस्त पूरा समुंदर पी गए थे अंग्रेज, इसीलिए भाग गए इस देश से क्योंकि 15 अगस्त आ गए। अंग्रेजों ने कहा भागो 15 अगस्त हैं। तो इस देश को आजाद कराने के लिए 6.5 लाख शहीदों का योगदान है। तो जब आप इस बात को कह देते हैं कि अंग्रेज 15 अगस्त से भाग गए, तो हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को बहुत छोटा कर देते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि भैया ये तो संतों के पक्ष की बात नहीं है। संत समझते हो तुम किसको कहते हैं? संत उसको बोलते हैं इसका सत्य के साथ अंत हो जाए। प्रेमानंद महाराज सत्य की बात करने वाले व्यक्ति, हर किसी को आप संत बना लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आपके पास कोई पैमाना है क्या तय करने का? और फिर सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। ऐसा मत करिए ना जैसा प्रदेश में किया जा रहा है। एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, पहले तो अभिव्यक्ति थी सबके पास में। भगत सिंह जी ने अंग्रेजी राज में लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने प्रमाण दिया, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ब्रिटिश सरकार उनको इस बात के लिए फांसी दे देगी। उनको फांसी हुई राजनीतिक कारणों की वजह से। तो अभिव्यक्ति को रखिए, थोड़ा विचार करिए, सोचिए, समझिए, है ना। और नहीं समझोगे और नहीं सोचना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में सब व्यक्ति एक सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम चाहे बेशक कितनी भी अच्छी बातें कर लें, वो कल्पना से परे की चीजें हैं, एकदम परे की। दयानंद सरस्वती जी जब सनातन का प्रचार कर रहे थे, आप जानते हो उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इस देश में सनातन व्यवस्था को बहुत जबरदस्त करने के लिए? उन्होंने कहा था कि आपको झूठे चमत्कारों पर प्रहार करना होगा, झूठे चमत्कारों पर, तब आप एक देश बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर के ये सोचने लगे ना कि नहीं सिर्फ देश जो है एक धर्म का होगा, तो मेरे दोस्त ये मूल्य गलत हैं। पाकिस्तान ने अपना देश धर्म के आधार पर ही बनाया। क्या पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली मिली एक धर्म को केंद्रित कर करके, बाकी धर्मों को नीचा करके? क्या मिला? अब सत्य की बात करने को कोई तैयार नहीं है। अब बोलेंगे भैया हमको तो इंजेक्टिव इस तरह से किया गया है। पढ़ना इसको आप, सत्यार्थ प्रकाश को, एकादश समोल्लास, क्योंकि वहां अध्याय को समोल्लास कहा गया है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आपका चमत्कार दिखाकर धर्म का प्रचार करना मूर्खता है। ईश्वर नियमबद्ध हैं और उनका जो कार्य होता है ना वो सदा कारण सिद्ध होता है। अब पढ़े जिंदगी तो बीत गई इंस्टाग्राम चलाते हुए, तो पता कहाँ से चलेगा? अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को सुनिए, और जब कोई व्यक्ति सही बात नहीं करता तो थोड़ा विरोध करना सीखिए। यही शिक्षा है। ऐसे नहीं एक बहती धारा में सवार हो गए और फिर सबका विरोध करिए। हम हमेशा अपनी कक्षाओं में कहते रहे हैं ये ईसाई लोग जो जल छिड़कते हैं चर्चों में जाकर के, ये पाखंड है। हमने हमेशा कहा छांगुर बाबा ने क्या किया यूपी में? तुम लगे रहे ना अंगूठी बनवाने के चक्कर में, धर्मांतरण के चक्कर में फंसे गए जमालुद्दीन, छांगुर बाबा। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक धर्म में, ये सभी धर्मों में है। हर एक धर्म में इन लोगों का नेटवर्क है। आओ आगे। तो क्या बोला? हिंदुस्तानी संगीत 2 तत्वों पर आधारित है, राग और ताल। और कोई कोई तो मेरे पास मैसेज करता, कह रहा भैया तुम ध्यान से सुनो। अरे मैं ध्यान से सुन चुका मेरे भाई। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आप अभी युवा अवस्था में हो। ठीक है, अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ठीक है, आगे आए, यहां पर आते हैं। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक। अब मुझे आप एक बात बताइए, कर्नाटक संगीत किधर का है? साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है। तो कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादकों में आता है अन्नमाचार्य। कर्नाटक संगीत के पहले जाने माने संगीतकार कौन थे? अन्नमाचार्य थे, अन्नमाचार्य। पुरंदर दास मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्नाटक संगीत के संस्थापक। इतनी बार एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी पूछती है कि मैं ये कहूं कि कोई वर्ष खाली नहीं है जब पुरंदर दास जी से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक है,
वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। किनके भक्त थे? भगवान कृष्ण के भक्त थे। पुरंदरदास, उन्होंने ऋषि नारद का अवतार माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है। ये चीजें हमको नहीं पढ़नी है, ओके। इनके पद्म आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान गाए जाते हैं। अब मुझे बताओ, भरतनाट्यम किस स्टेट से संबंध रखता है? फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। भैया टीचर्स भी अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्यों टीचर क्यों पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते? ऐसा तुमने क्यों तय कर दिया? एक अध्यापक को इस देश के भूगोल, इस देश के इतिहास और इस देश की राजनीति में इंटरेस्टेड होना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक अध्यापक थे। उन्होंने इस देश के बारे में विचार किया और इस देश की राजनीति पर पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। आज दुनिया उसको फॉलो करती है। एक टीचर अगर राजनीति में इंटरेस्ट ना लेता तो आपको अर्थशास्त्र ना मिल पाता। अब पूरी दुनिया जिस व्यवस्था को अपना रही है कि देश कैसे चल रहे हैं, वो व्यवस्था ना मिल पाती। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए मेरे दोस्त, आप अभी सीमित ज्ञान में हैं, आपको करना ही होगा। और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप करें, खुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। एक बच्चे ने तो ये तक भी लिखा, मैं तुम्हें बताऊं, उसने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आप भी तो किसी ना किसी पार्टी के प्रशंसक होंगे। तो हम देश में ये माहौल नहीं बना सकते ना, अच्छा ये मेरी वाली पार्टी को वोट नहीं देता तो ये व्यक्ति गलत है, हम जिस पार्टी को वोट देते हैं तो हम ही ठीक हैं। तो ये तो दोस्त हमारा देश का संविधान नहीं सिखाता। और कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। मत देना व्यक्ति का अपना अधिकार है। और आप किसी एक एजेंडे पर किसी पार्टी की तुलना यदि करोगे तो आपको सब एक जैसे दिखेंगे दोस्त, सबके अंदर खामियां तुमको निकलेंगी। ज्यादातर नेता इस देश के अपराधों में संलिप्त मिलेंगे आपको। तो वो तो सबका व्यक्तिगत विषय है। अब आप कहें, आप में से कोई एक साथी कहे कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, तो अच्छी बात है, वो उसका निजी विषय है, उसने उसके बारे में मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा। कोई बोले मैं बीजेपी को वोट देता हूं, तो अच्छी बात है, वो उसका विषय है। कोई बोले मैं समाजवादी पार्टी को, कोई बोले मैं आजाद समाज पार्टी को वोट दूंगा, कोई बोले मैं बसपा को वोट दूंगा, कोई आम आदमी पार्टी को वोट देगा। तो वो उनका निजी विषय है। अब ऐसा थोड़ी ना तुम किसी को ये बोलोगे नहीं जी भैया ये हमारी वाली विचारधारा के समर्थक नहीं है तो ये गलत है। तो ये तो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। फिर चलें आगे। इनके पद्म आज भी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। अब अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे, अब कक्षा पे फोकस। हमने आपके 5-7 मिनट जो है वो ले लिए हैं, इतना ही हम समय आपका चाहते हैं हमेशा। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्त बताइए, किसी स्टेट का है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों साउथ के हुए या नहीं हुए? ठीक है। तो क्षेत्रीय के जो संगीत हैं, पूछा जाता है किस व्यक्ति के संगीत को दक्षिण में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में प्रयोग किया जाता है? क्षेत्रीय। उतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं है। भक्त रामदसु किससे जुड़े रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया कर्नाटक म्यूजिक से जुड़े रहे हैं। ठीक है। वेंकट मखिन किससे जुड़े रहे हैं? आपका कर्नाटक म्यूजिक से जुड़े रहे हैं। वह कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, चतुर्दंडी प्रकाशिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी ने रिपीट की है। चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ किस व्यक्ति ने लिखा है? तो आप लिखेंगे वेंकट मक्खिन ने लिखा है। किसने लिखा है जी? वेंकट मक्खिन ने लिखा है इसको। यहां पर देखिए, गुडलूर नारायणस्वामी बालासुब्रमण्यम, सारंगदेव, टीएम कृष्णा और ओएस अरुण कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध संगीतकार हैं। आप चाहें तो इनको भूल सकते हैं, लेकिन इनको मत भूलना। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किनको कहा जाता है? बहुत बार साथी इनका नाम अलग अलग देकर के भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको नाम देगा मुथुस्वामी, मुथुस्वामी किस म्यूजिक से जुड़े हुए हैं? तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। तो क्या कहेंगे यहां पर? तो आप कहेंगे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में एक तो त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री। ऐसे ही महिला भी होंगी यहां पर, नीचे देखना। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, भारत रत्न बताइए इनका किस वर्ष का है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इन्होंने 1996 में यूएन में प्रदर्शन किया था। 1974 में इनको रमन मैग्से से मिला था। और आपका 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। तो ये 3 महिलाएं हैं, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टमल और एम एल वसंत कुमारी, जो किसकी? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कही जाती है। त्यागराज, मुथुस्वामी और आपका क्या बोलेंगे तीसरा नाम? श्यामा शास्त्री। इनका नाम है मुथुस्वामी दीक्षितर।
दीक्षितर इनका सरनेम है वो, है ना। जो 20वीं सदी के कर्नाटक के संगीतकार हैं, लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति। ये तीनों पुरुष हो गए और ये हो गई महिला त्रिमूर्ति। थम्स अप करें, बात समझ में आई। नाम बोले एक बार आंखें बंद करके, तो क्या बोलेंगे? त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री, ये पुरुष त्रिमूर्ति हैं। और अगर महिला त्रिमूर्ति की बात करते हैं तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टमल और एम एल बसंत कुमारी, ये तीन महिलाएं हैं, तीन महिलाएं हैं। ओके। भारतीय संगीत पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। सामवेद किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा। शिल्पादिकारम इलेंगो अधिगल ने लिखा। अच्छा, शिल्पादिकारम से किस नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात किस शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है? ये हमने आपको बताया था। तो आप क्या कहेंगे? भैया भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि, ये सोमेश्वर ने। गीत गोविंद, ये जयदेव ने, बहुत पूछा जाता गीत गोविंद के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर को सारंग देव ने। संग्रह चूड़ामणि को गोविंदाचार्य ने। और संगीत दर्पण को आपका दामोदर पंडित ने लिखा है, दामोदर पंडित ने। अब हम आते हैं फॉक म्यूजिक पर। हमने कहा था ना फॉक म्यूजिक क्या होता है। देखो, किसी भी शब्द के आगे फॉक लिख रहा हो, लोक, लोक का मतलब होता है स्थानीय रूप से, स्थानीय रूप से। तो भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है, अलग अलग कल्चर है बहुत जगह पर। यह विविधता भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित है, यानी कि वहां पर भी ये दिखती है। लेकिन हमारा फोकस रहेगा लोकगीत और राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में साथी आपका क्वेश्चन बनता है, किसी एक लोकगीत का नाम देगा और उसके स्टेट को आपसे पूछेगा। आइए इनको हम याद करते हैं। दस कथिया, संबलपुरी और पाला। पाला, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ओडिशा से। कैसे याद रखोगे? ओ दिशा की हमने 10 कथाएं सुनी है। ओ दिशा पटानी याद है? उसकी हमने 10 कथाएं सुनी है, 10 कहानियां सुनी है। वो बहुत संभल संभल के चलती है, ठीक है, संभल संभल के। उससे पाला नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा। पाला, ओ दिशा। दहाड़ी टप्पा, याद रख लेना भाई। अगर मैंने तेरे धड़ पे पंजा मार दिया, धड़ किसको बोलते हैं? शरीर को। धड़ पे मार दिया पंजा अर्थात पंजाब, तो तू टप्पा खा जाएगा। बचपन में हम बोलते थे ना मजाक मजाक में ऐसे ही, धड़ पे पंजा मार दिया ना, शरीर पे चाटा, तो टप्पा खा जाएगा। आप अक्सर पंजाबी गाने सुनते होंगे तो उनमें क्या आता है? जोगी माही, सुने गाने ऐसे? जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके मैं ये बोलना। तो जोगी और माही ये वर्ड ज्यादातर पंजाबी गानों में अर्थात पंजाब में इस्तेमाल होते हैं, पंजाब में। आगे आएंगे। भलारी, भलारी, ललिता, पोवाड़ा, ओवी, गोंधर, लावणी, अभंग, भावगीत, ये सब किससे हैं? महाराष्ट्र से हैं। इसमें सबसे चर्चित हैं साथी आपका भला। याद रख लेना, वो भैया जिससे बोला गया था क्या लाने के लिए? लावणी लाने के लिए, क्या? हार लाने के लिए। वो भैया क्या ले आया था? पोवड़ा। भाभी का नाम पूरा बताओ, क्या नाम था ललिता का? गुलगोरीचा ललिता, ठीक है। और भाभी ने फिर वो जब बड़ा पाव ले आया तो उसको भाव नहीं दिया, भाव नहीं दिया। ओ भी भला आदमी है बेचारा, कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहा है। ओ भी भला आदमी है, क्या बोलेंगे? ओ भी, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई। सोहर, सोहर कब बनता है व्यक्ति? सोहर बनता है व्यक्ति ब्याह के बाद में। किसके बाद में बनता है सोहर व्यक्ति? बताइए फटाफट से। सोहर, सोहर पति को ही तो बोलते हैं, बोलेंगे जी। सर क्या बचे हुए प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जीएस के? दोस्त कोई प्रैक्टिस सेट बचा हुआ नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेट बचा हुआ नहीं है। 30 प्रैक्टिस सेट के लिए हमने आपसे बोला था। ओके, तो क्या बोलेंगे? भटियाली, भवैया, बहुला, बाउल, रविंद्र संगीत, ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। तो क्या बोलेंगे? याद रखना, बंगाल को क्या बोलते थे हम? रूट वर्ड क्या है हमारा? बंगला। इसको याद रख लेना। किसी ने बोला भैया बहू लाओ, भैया बहू लाओ, बहू मतलब शादी करके लाओ। तो भैया ने क्या बोला? नहीं यार, हम पहले बंगला बनाएंगे, बंगला, तब लाएंगे बहू, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस स्टेट से है? रविंद्रनाथ टैगोर तो इस देश की एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, तो आप कहेंगे उनका संबंध तो भैया शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो रविंद्र म्यूजिक कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में ही होता है। बंगले के लोग कटेरों को क्या बोलते हैं? हमने आपको बताया था बाउल बोलते हैं, बाउल। बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपका, 89 सबसे पहले आंसर इनका आया, वेस्ट बंगाल। बहुत खूब। भटियाली को याद रख लेंगे। जा जिन जा रोपी अरुणाचल, इसको बोलना ऐसे ऐसे, जा जा। अरुण ने आंचल को बोल दिया जा जा, तो वो आंचल रो पड़ी। जा जा, क्या बोलोगे? वो रो पड़ी, रो पड़ी। मुझको तुमने ऐसा क्यों बोला?
अरुणाचल, तो अरुणाचल के कौन कौन से म्यूजिक हैं? एक तो जाजिंजा है और एक है आपका रोपी। क्या है? रोपी, यानी कि रोपड़ी, रोपड़ी, रोपड़ी। चलो, हरियाणा। हम सबको किधर चलना चाहिए? हरियाली की तरफ। किधर चलना है? हरियाली की तरफ चलना है। एक आपको ग्रीन अर्थ बनानी ही होगी। क्या बोलेंगे? चल हरियाली की तरफ। मांडो याद है? हमने आपको बताया था गोवा में कौन सी रिवर बहती है, ये बताइए। गोवा में, तो आप कहोगे गोवा में भैया जी मांडवी रिवर बहती है, मांडवी। और हमने आपको बताया था मांडी और मांडो, मांडी और मांडो ये कहाँ पर होते हैं? ये भी आपका फोक डांस है गोवा के। पंखीड़ा, मांड, पनिहारी, लोटिया राजस्थान के। पंखीड़ा को याद रखिए, पंख लेके खड़े रहते हैं राजा के स्थान पे सब, पंखा लेके। आपने जैसे पुरानी कुछ मूवीज देखी हो या पुराना कोई धारावाहिक आपने देखा हो, तो देखा उसमें पंखे से ऐसे हवा करते रहते हैं। बड़ा सा पंखा रहता था, राजा के किनारे खड़े हो गए, तो पंख लेके खड़े रहते हैं सब राजा के स्थान पर। ठीक है। पानी, पानी लेकर के लोटे में खड़े रहते हैं राजस्थान में। राजस्थान में ऐसे बोल देते कई बार पनिहारी, रेगिस्तान की वजह से पानी उधर थोड़ा कम है। लोटिया, क्या बोलेंगे? लोटे में पानी लेके खड़े रहते राजा के स्थान पर। पंडवानी सबको याद होगा दोस्त, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। चक्री और भाका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। इसको याद रख लेना। तुमको वहां का चक्कर नहीं पता है अभी, वहां का चक्कर तुमको पता नहीं है, वहां का क्या बोलोगे? जम्मू और कश्मीर। उत्तर प्रदेश का बिरहा, बारामासा, कजरी और होरी। यूपी के एसएससी सबसे कम पूछता है। सोपान संगीत और भूता गीत। ठीक है। सोफे पे बैठ के भूतों की मूवी देखेंगे कल। सोफे, सोफा याद रख लो इसको। और भूतों की मूवी, घोस्ट मूवीज कब? कल। कल से याद रखना, केरल। सोपान और आपका भूता गीत कहाँ पर? केरल। जिकिर, टोकरी, गोलपरिया, बोरगीत और दिही नाम। आज शाम सब बोर हो रहे थे। आज शाम, इसको ऐसे याद रख लेना, आसाम ऐसे ही बोलते हैं हम हमेशा, असम को आसाम। आसाम सब हो रहे थे बोर। क्या हो रहे थे? बोर हो रहे थे। तो सबने जिक्र छेड़ दिया टोकरी वाली का, जिक्र छेड़ दिया टोकरी वाली परी का। ठीक है। गोल परी से याद रख लेना, टोकरी वाली गोल परी याद रख लो। गोल परी का जिक्र छेड़ दिया, आज शाम बोर हो रहे थे, उसके नाम का जिक्र आ गया, दिही नाम। इसके नाम का जिक्र आ गया, टोकरी वाली के नाम का जिक्र आ गया। झारखंड तुमको याद है, हमने बताया था झरने में वो झूम झूम के नहाएंगे, झरने में वो झूम झूम के नहाएंगे। कर्नाटक, भाई वो भाव बहुत खाता है या खाती है, वो करती है नाटक। बहुत डोलती है, नाटक करती है। डोलू कुनी था, पटा कुनी था, ये तो हमने कहाँ पर बताए थे आपको? फोक डांस में भी बताए थे। थम्स अप करिए, याद है आपको? याद है क्या बॉस? बताइए एक बार। जूरी और लामान, देखिए आप इंग्लिश वर्ड याद रखते होंगे। जूरी, जूरी क्या होता है आपका? जजों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जजेस होता है। तो भाई हिमाचल बहुत शरारती है, इनके लिए जूरी लाओ। ठीक है। ये ऐसे नहीं मानेंगी, जूरी ला, नहीं तो मानेंगी नहीं है, ला मान। क्योंकि एक ला से क्या है? लावणी है, वो महाराष्ट्र का है। बहुत बढ़िया। जब आप इधर एनर्जी भेजते हैं थम्स अप करके, तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं चीज़ों को, और आपको करनी होंगी साथ ही। ठीक है। जूरी और लामान, क्या बोलेंगे? जूरी और लामान, ला और मान। जोड़ा और घसियारी, ये उत्तराखंड। उसने उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने उत्तर नहीं दिया था, याद है? हाँ जी भैया। तो इसीलिए भाई तुम्हारा जोड़ा नहीं बन सकता, तुम्हारा जोड़ा कामयाब नहीं है। क्यों नहीं दिया उसने उत्तर? भाई तुम घास का काम करते हो। घसियारी किसको बोलते हो? घास सफाई का काम करते हैं। बोले भाई तुम घसियारी, यानी कि तुम घास का काम करते हो, इसलिए तुम्हारा जोड़ा नहीं बन सकता, इसीलिए उसने तुम्हारा उत्तर नहीं दिया। तो जोड़ा और घसियारी ये उत्तराखंड के हो गए, उत्तराखंड के। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है। क्या बोलेंगे? मदिगा, बताओ क्या बोलेंगे? अंधे आदमी को सहारे की जरूरत होती है, हाँ जी भैया, अंधा। तो उसने बोला मैं देगा अंधे का साथ, मैं देगा। क्या बोलोगे? जैसे सचिन तेंदुलकर ने बोला था मैं खेलेगा, मैं देगा, मदिगा से याद रख लेना, अंधे का साथ। बिल्लू पप्तू धनुष, अम्माई वारी, उरी मेलम तेवरम तमिलनाडु। तुम मिलना, इसको तो हम हमेशा यही बोलते तमिलनाडु को, तुम मिलना, तुम मिलना। ठीक है। ये उसने किससे बोल दिया? बिल्लू से बोला, बिल्लू पप्तू धनुष, बिल्लू से। बिल्लू, ये बात सुन ली अम्मा ने। अम्मा ने बोला ई वारी मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अम्मा ने कहा ई वारी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, कहाँ पर? मिलने के लिए। ठीक है। या याद रख लो, उरे अम्मा तुम क्यों चलोगी? उरी मेल के लिए, मेलम। तो अम्मा जी के एकदम से
क्या बोलेंगे? जैसे ही अम्मा ने कहा ई बारी मैं भी चलूंगी मिलने के लिए, तो उसके तेवर बढ़ गए एकदम से। तेवर, तेवर दिखा दिए उसने। अरे तुम क्यों चलोगी? उरी मेलम, बिब्लू पप्तू धनुष है आपका, अम्मा ई वारी है आपका, तेवरम है, और उरुमी मेलम है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक है। हेलिम लेऊ, नेरू लेऊ और हेरू लेऊ, जिन भी वर्ड्स के आगे लेऊ आए, देखो आपके घर में नाग आ जाए एकदम से, कोई सांप आ जाए, तो सब कैसे करते हैं? लेव 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 लेव। उसको मारने के लिए भागते हैं सब या नहीं? बताइए, उसको मारने के लिए भागते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना बताओ फटाफट से। नागालैंड, नागालैंड। सर दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट आएंगे क्या? दोस्त दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं आपको। नायक 2.0 हमने दिल्ली पुलिस वाले बैच में भी बोला, बार बार बोला कि नायक 2.0 कर लीजिए, फिर से हम आपको गाइड कर देते हैं। नायक 2.0 कर लीजिए, ठीक है। नायक 2.0 कर लीजिए। और क्योंकि ये अपडेट है, बहुत सारे लोग नायक कर रहे होंगे, नायक 2.0 करिए। और नायक 2.0 जब आपका खत्म हो जाए तो यहाँ पर 30 क्लासेज हैं, और 29 क्लासेज होंगी विजेता सीरीज में। ये मेंस लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की सीरीज है। ये 2 सीरीज आप कर लेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए सफिशियंट है, और किसी भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है। ऐसा दोष ठीक नहीं है ना, रोज मैं व्यूज के चक्कर में आपके लिए क्लास लगा दूं। तो मैंने आपसे कहा ना कि हम एक ही बार डेटा देंगे, वो आपका पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। और नहीं तो हम तो कर सकते हैं, उसके लिए फिर से बच्चे आ जाएंगे, लाखों बच्चे देखने आ जाएंगे, लेकिन उससे वो लोग जिनसे मैं उस बात को कह चुका हूँ वो कन्फ्यूज होंगे। जो हम मैसेज उनको डिलीवर कर चुके हैं, हाँ आपके लिए सफिशियंट है, वो लोग उसको कर चुके हैं। आप भी करिए, थम्स अप करिए। बात समझ में आई? किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए 2 सीरीज। अब जब 1 साल तो कम से कम होगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर जब एसएससी एग्जाम शुरू होंगे उससे पहले करा देंगे। हम ऐसा भी नहीं कराएंगे कि एग्जाम सिर पे आ गया तब आपको कोई सीरीज करा रहे हैं, वो भी सही नहीं है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? नायक 2.0, तो ये सीरीज आप कर लेना आराम से, अपने तरीके से कर लो, इसी चैनल पे मिल जाएंगी ये सीरीज। खोंगजई खूब कैस संकीर्तन, संकीर्तन याद है? संकीर्तन, रासलीला और लाई हरोबा 3 शैलियाँ थी मणिपुर की। हाँ जी भैया। देखिए, खो ना जाए मणि कहीं पर। मणि किसको बोलते हैं? पैसे को बोल दो मनी, या डायमंड को बोल दो। भाई मनी, खूब कैश है उसके पास में, खो ना जाए कहीं। खूब कैश, खूब सारा कैश है, खूबा कैश ही मनी, मनी। खूब कैश किसको बोलेंगे? मनी है। खो ना जाए कहीं पर ये मनी। सेकुती जाई और चाय हिला, चाय बहुत जोर की है, वो उसको हला हला के पी रहा है। ठीक है। सेकुती जाई, सेकुती को याद रख लेंगे, कुछ कुछ को याद रख लेंगे। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे चलें। मजे से याद रख सकते हैं इसको। आप याद रखेंगे? हाँ जी भैया, याद रख लेंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं आपसे फिर कहूँगा, किसी भी तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल इसमें मत करना। घराना। देखिए, यहाँ पर बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे हम आपसे पूछेंगे अभी कि घराना क्या होता है, आप कहोगे भैया कोई भी जो संगीत है वो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा, उसको वहां पर सिखाया गया होगा, वह परंपरा वहीं से विकसित हुई होगी, और जहां से वो विकसित हुई परंपरा जो उसका केंद्र है, उसी को हम घराना कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? घराना कहते हैं। यानी कोई जगह रही, ग्वालियर घराना, तो ग्वालियर में एक स्थल रहा आपका। तो थम्स अप करके हमको ये बताइए, यस लिख के बताइए इस बार, यस लिख के। समझ गए घराना? तो घराना के लिए छोटा शब्द क्या हो सकता है कि शुरुआत का जो केंद्र रहा, शुरुआत का केंद्र क्या बोलेंगे? केंद्र को हम बोलेंगे, जहां से संगीत वो जन्मा हो, जहां से वो पैदा हुआ हो। ओके बॉस। तो घराने में हमको याद क्या करना है? देखिए, जो भी घराना आए और उसका संस्थापक कभी भूलना नहीं है आपको। घराना और उसका संस्थापक। अन्य कलाकारों को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन भूलना क्या नहीं है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है घराना और उसके संस्थापक से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, जिसमें एसएससी हर बार रिपीट करती है, हर साल रिपीट करती है। ठीक है। घराना और उसके संस्थापक, कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें। ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है, यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना। मुझे बताओ, स्टेट का नाम बताते चलना आप मुझे, ग्वालियर किस स्टेट में पड़ता है? ग्वालियर सबसे पुराना घराना है, और इसके संस्थापक है हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान। हद्दू खान के दादाजी थे नत्थन पीर बख्श। यहाँ इनको हम याद रखेंगे नत्थन नाम से, रूट बनाएंगे एक नत्थन। नत्थन, थन किसके होते हैं? पशु के होते हैं थन। आप कहोगे हाँ जी। तो ग्वाले का भी काम होता है, थन से नहीं होता। भाई कोई ग्वाला है जिसने गाय पाल रखी है, तो दूध कैसे दुहेगा?
तो दूध गाय के थन से दुहेगा। तो ग्वाले, ग्वाला, ग्वाला को याद रखिए थन से, तो थन से याद रहेगा नत्थन। नत्थन याद रहेगा तो नत्थु भी याद रहेगा, ठीक है। और नत्थु याद रहेगा तो याद रखना हद्दू हस्सू भी याद रखेंगे, क्योंकि एक जैसे नाम है। एक बार मेमोराइज करिए, नत्थन हो गए, नत्थन, नत्थन से नत्थु, फिर हद्दू, फिर हस्सू। ये सब नाम किससे हैं? तो ये नाम ग्वालियर घराने के हैं। ग्वालियर घराने के अन्य नाम विष्णु दिगंबर पलुष्कर हैं, ओंकार नाथ ठाकुर हैं। अब देखिए जैसे ओंकार है, ओंकारेश्वर एक साथी टेम्पल है, बताइए कहाँ पर है? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, तो उनमें से एक है ओंकारेश्वर। तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो याद रखना मध्य प्रदेश का घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना। तो ये ग्वालियर में है। वीणा सहस्त्र बुद्धि, क्या बोलेंगे? वीणा सहस्त्र बुद्धि। पहले क्या बोलते थे? भैया आप अगर ग्वाले हो, अच्छे अच्छे ग्वाले हो, अच्छा दूध तुम पीते हो, तो तुम्हारे अंदर सहस्त्र बुद्धि होगी। क्या होगी? हजार, सहस्त्र बोलते हजार को, बहुत सारी बुद्धि होगी, ऐसे याद रखना। विष्णु दिगंबर पलुष्कर और मीता पंडित, प्राचीन लोग कहते थे, ऐसी बात अब नहीं। इंदौर, इंदौर भी कहाँ पर है? एमपी में है। इंदौर भी एमपी में है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, सॉरी। इसके संस्थापक हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, संस्थापक नहीं भूलना। इसके संस्थापक हैं उस्ताद आमिर खान। अच्छा, अब बताएंगे कैसे। अब दौर किसका चल रहा है? अमीरों का। इन दिनों दौर जो है, इंदौर याद रखना, इन दिनों दौर किसका है? अमीरों का है। अब कोई अच्छी बात भी कहेगा ना, सही बात को कहेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अमीर आदमी कह देगा तो ठीक है। इन दौर, अब दौर चल रहा है अमीरों का, क्या बोलेंगे? दौर चल रहा है किसका? इसको याद रख लेना, दौर है इंदौर, दौर है भैया अमीरों का। आमिर खान, आमिर खान। रिपीट करिए, हमने क्या बताया? ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना कहाँ का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का क्या बताएंगे फिर आप? सबसे प्राचीन घराना है। कौन इसके संस्थापक है? तो आप बोलोगे नर्थन, नत्थु, हद्दू और हस्सू। विष्णु पलुस्कर इससे जुड़े हुए हैं, आपका ओंकारनाथ इससे जुड़े हुए, वीणा सहस्त्रबुद्धि मीता पंडित इससे जुड़े हुए हैं। इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? दौर अमीरों का आमिर खान उसके संस्थापक है, आमिर खान। नेक्स्ट, आगरा घराना, इसके संस्थापक हाजी सुजान खान हैं। हाजी सुजान खान ये तानसेन जो अकबर के दरबार में थे उनके दामाद थे, ठीक है। और साथ में आपका उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। देखिए कोई व्यक्ति आग में झुलस गया तो आग में उसकी स्किन कैसी हो जाती है? याद रखना, वो सूज जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? सूज, सुजान से याद रख लेना। और जब कोई व्यक्ति सूज गया, आग में झुलस गया, तो उसको लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे? ऐसे याद रख लो, उसको अब खुदा ही बख्श सकता है, ठीक है। या एक पट्टी भी होती है, आपके पता नहीं यहाँ होती है नहीं होती, खुदा दास की पट्टी होती है तुम्हारे यहाँ। बटिस्टा को ऐसे रोड पे खड़ा कर दिया, हमारे यहाँ पट्टी बांध के, जर्राहा वाली पट्टी जो होती है, देखा तुमने रोड रोड पे बटिस्टा? बटिस्टा भी बताना पड़ेगा। बटिस्टा जो एक प्लेयर था, मतलब उसमें WWE में, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में है, उसने अपने पेज पर भी पोस्ट किया था फोटो, ये देखो हिंदुस्तान में मेरा क्या हाथ है। उसका एक पोज ऐसे था, ऐसे बॉडी दिखाते हुए, उसके यहाँ पर पट्टी बांध दी लोगों ने, पट्टी, पट्टी बांध दी उसके यहाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, तुम ऐसे याद रख लो भाई, वो आग में सूझ गया, उसको अब खुदा ही बख्शेगा, खुदा बख्शेगा, ठीक है। फैयाज खान, ये तीनों नाम है, प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया, साजन पिया, ठीक है। तो आग में तो झुलस गया ही, उसको बोलेंगे आज। आज आग में कोई झुलस जाएगा तो आज उसका हुस्न जो है भाई वो उड़ गया, जिस पर उसको बहुत गुमान था, आज उसका, आज हुस्न उसका आग में जल गया, जल गया, ठीक है। साजन पिया तीनों नाम है। अब उसका इलाज करने के लिए कहाँ ले जाएंगे उसको? विलायत खान। आग के जले हुए व्यक्ति को कहाँ लेके जाओगे? देश में इलाज नहीं हो रहा, आप कहाँ लेके जाओगे? विलायत, बाहर लेके जाओगे, बाहर। वहाँ डॉक्टर पूर्णिमा उसका पूर्ण इलाज करेंगे, डॉक्टर उसको पूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है। डॉक्टर उसको पूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है किराना घराना, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। सर अकबर महान था या महानता थोपी गई थी? इसके लिए आपको हमारा अकबर वाला क्लास का लेक्चर करना पड़ेगा, तो आप समझोगे। अकबर के बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जो अकबर को आ, मतलब वो तो इतिहासकारों का मत है ना, उन्होंने क्या लिखा। अकबर के बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जो अकबर ने अच्छे काम किए, बहुत सारे, ठीक है। चाहे वो उसकी प्रथाओं की हम बात करें, दहसाला प्रथा, यानी कि किसानों को उसने एक औसत बना करके लगान को उस तरह से उपजाया या इकट्ठा किया उस तरह से कि भूमि में जितना भी उत्पादन या उपज हो रही है,
लेकिन हमने आपको बताया था उसके शुरुआती आक्रमण जो थे, शुरुआती आक्रमण आपको याद होंगे राजस्थान पर, जहां पर 30,000 लोगों का कत्ल किया गया। वो युद्ध में पहले होते भी थे जनरली ऐसे तो, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि शेर शाह सूरी अकबर से भी महान था। तो ये तो इतिहासकारों का मत है कि उन्होंने अपनी पुस्तकों में किसी राजा को किस तरह से दर्शाया है, किस तरह से दर्शाया है। ओके, याद रखेंगे यहाँ पर किराना, किराना को याद रखना, किराया। अच्छा किराना बताओ किस स्टेट से है घराना? तो कैराना एक जगह पड़ती है, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए? कैराना यूपी के किस जिले में स्थित है? किराया। तो किराना घराना के जो संस्थापक है वो हैं अब्दुल करीम खान। देखो करीम वर्ड ये किराए के जैसा ही नहीं लग रहा आपको? क्या ये किराया के जैसा ही नहीं लग रहा है? करीम, करीम याद रख लो, किराया के जैसा नहीं लग रहा है? हाँ जी भैया, वह हद है। अक्सर देखो आप भी कभी कहीं रहते होंगे अगर अपने घर से दूर, तो मकान मालिक क्या करते हैं, किराए को कभी भी बढ़ा देते हैं। तो किराना से याद रख लेना, करीम ने किराया बढ़ा दिया। अब तुम क्या कहोगे, वाह हद है, रोज किराया बढ़ा देते हो, वाह हद है, रोज किराया बढ़ा देते हो, है ना? सवाई गंधर्व कितना किराया बढ़ा दिया? 1.25 गुना किराया बढ़ा दिया, 1.25 गुना। अरे यार, सुरेश बाबू माने, और मान नहीं रहा है बिल्कुल भी, मान नहीं रहा है। 1.25 गुना बढ़ाया सवाई गंधर्व, मान नहीं रहा है किराए के लिए। हीराबाई बाडोदकर क्या बोलेंगे, वो दौड़ करके उसके पास गया। भाई वो मानेगा, मान ही नहीं रहा तो दौड़ कर गया उसके बाद, दौड़ कर, वह दौड़ कर गया उसके पास में, बोला मणि, मणिक वर्मा, इसको याद रखना, मणि नहीं है, मणि नहीं है, मणि नहीं है, ठीक है। और बहुत जोश से उसके से बोला, भीमसेन जोशी बहुत जोश से बोला, मैं अपने भाइयों को बुलाता हूं तुम उनसे गल करना। भाई गल, गंगूबाई हंगल, भाई गल, हम अपने भाई को बुलाएंगे उनसे गल करना, गल मतलब बातचीत करना, गंगूबाई हंगल। इमेजिन करिए एक बार आंख बंद करके, भीमसेन जोशी पद्म विभूषण लिखा हुआ, भारत रत्न, देखो इनको भारत रत्न 2008 में घोषणा हुई, कई जगह लिखा रहता है मिला 2009 में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में एक ही विकल्प मिलेगा। एक बार बोलो फटाफट से, किराना घराना कहाँ का है जी? यूपी का है, यूपी का है। किराना घराना कहाँ का है? यूपी का, यूपी के शामली से स्थित है। किराने घराने को किसने स्थापित किया था? नाम बोलो फटाफट से। करीम खान ने, करीम खान के साथ में वाहिद खान। किराया कितना बढ़ाया? सवाई, सवाई गंधर्व। सुरेश बाबू माने, मान नहीं रहा, वो कहाँ गया उसके पास? वादोड़कर, वादोड़कर याद रखेंगे। क्या बोला? मणि नहीं है, मणिक वर्मा है आपका, मणि नहीं है। और जोश में बोला इस बात को, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। और अगला कौन सा आएगा आपका? भीमसेन जोशी जोश में बोला इस बात को, गंगूबाई हंगल। इसमें साथी सबसे ज्यादा बार एसएससी ने रिपीट किया है गंगूबाई हंगल को, गंगूबाई हंगल, इनका नाम मत भूलना, ठीक है। और संस्थापक तो भूलना ही नहीं है, ये हमने आपसे कह चुके हैं। बनारस घराना, इसके संस्थापक हैं पंडित राम सहाय, ठीक है। जो रस बनाने वाला रहता है ना व्यक्ति, वो बहुत सहता है, गर्मी में खड़ा रहता है, बनाता रहता है रस। सहनाई, अब आप देखोगे ये सारे, बनारस कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े, ज्यादातर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ आज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक इन्फॉर्मेशन हमको आपको देनी थी, वो थी, आप अपना नोट्स एक बार देखिए, यहाँ पर ध्रुपद लिख रहा होगा, ध्रुपद। तो ध्रुपद किसकी शैली हमने आज आपको बताई? हिंदुस्तानी संगीत की। तो उस ध्रुपद में रुद्र वीणा का इस्तेमाल होता है। ये हमने सोचा था आपको जब ध्रुपद बताएंगे, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे तो क्वेश्चन हमको मिला था। तो बताएं फटाफट से। लिख चुके? थम्सअप करिए जी भैया, लिख चुके? अतिरिक्त बातें कोई साथी ना करे, आपकी चीजें आप ही को जाननी होंगी। बोलो भी फटाफट से। देखो कितने एकदम से मताधिकारी हो गए हैं सारे। एक ने पूछा अकबर कैसा है, एक ने फिर पूछा उसको सिलेबस से निकाल दिया गया, इस पर आपका मत है। मैं न्यूज डिबेट में बैठा हुआ हूँ या आप पढ़ने के लिए आए और मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ? तो करिए रिसर्च इस बात पर, आपको आंसर मिल जाएंगे, और जो आपको मिलेगा वो सबसे बेहतर होगा। ओके, चलें आगे। हमारा तो कुछ नहीं, हम तो आपसे कहते हैं कि भैया हम तो एकदम से कमजोर दिमाग के हैं, है ना, हमारी चीज़ों को तुम मानो मत, और कहीं हमसे गलती होती है तो उसके लिए ऐसे समझो कि भैया हमारे जो है, आप ही के जैसा हूँ मैं, है ना, ये समझ लेना कि भैया हमारे अबोध हैं, और क्या ही कह सकता हूँ मैं तो उसके लिए माफ़ करना हमें, है ना। बनारस घराना उत्तर प्रदेश, संस्थापक राम सहाय,
सहनाई बिस्मिल्ला खान, यानी जितने भी बड़े नाम हैं। तबला वादक से पंडित किशन महाराज थे, गुदई महाराज थे, जो वाद्य यंत्रों के बड़े कलाकार है वो सब बनारस घराने से। मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र। सारंगी से गोपाल मिश्र, नारायण विनायक पंडित गोपाल मिश्रा। मिश्रा याद है, सारी मिश्री खा गए थे वो, मिश्रा मिश्रा। हनुमान प्रसाद मिश्र, सारे मिश्र और मिश्रा, सारी मिश्री। सितार वादक थे पंडित रविशंकर, ठीक है, ये भी बनारस घराने से। संतूर में बड़े नाम थे शिव कुमार शर्मा। गजल गायिका गिरिजा देवी। कत्थक की जो नृत्यांगना है, क्योंकि कत्थक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में, तो बनारस उत्तर प्रदेश में ही है। कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना और सितारा देवी। तो जो हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, जितने भी बड़े कलाकार हैं जो वाद्य यंत्रों से संबंधित है वो किस घराने से हैं, तो आप कहेंगे भैया जी वो बनारस घराने से हैं। क्या बोलेंगे, बनारस घराने से हैं। ओके, नेक्स्ट। जयपुर अतरौली घराना बोलेंगे एक बार। जयपुर अतरौली घराना संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान हैं। जयपुर अतरौली घराना, क्या बोलोगे? अगर आप जयपुर सब लोग घूमने जाते कि नहीं जाते, बोलो यस और नो। जयपुर सब लोग घूमने जाते हैं कि नहीं जाते? आप कहोगे हाँ भैया जयपुर सब लोग घूमने जाते हैं, तो लाद के जाते हैं सामान को। भाई जयपुर में बहुत सारे फोर्ट हैं, किले हैं, जाना चाहिए आपको भी जयपुर। हमारे देश की वीरता को दर्शाता है, हमारे यहाँ के शौर्य को दर्शाता है। तो आप कहेंगे भैया वहाँ लाद के जाते हैं सब सामान, बहुत सारा पैकिंग वैकिंग करके। जयपुर को कर से याद रख लेना, ठीक है। जयपुर, जयपुर और कर, और भी बहुत जगह कर आएंगे, उनको उस तरह से याद रखेंगे। तो कर रूट वर्ड किसका है, वो जयपुर का है, ठीक है। तो कर, मल्लिका अर्जुन मंसूर हो गए आपका। केसर भाई केरकर हो गए। किशोरी अमोनकर इतनी पूछी जाती हैं, किशोरी भाई अमोनकर हैं। क्या बोलोगे? श्रुति सदोलीकर हैं, पदम तलवरकर हैं आपका। अश्विनी भिड़े, याद रख लेना जयपुर के हमारे राजा भिड़े थे, ऐसे याद रख लेना। विद्या गोरी अडकर, अडकर खड़े हो गए थे वो, कर आ गया, कर बाद में। बंदे अली खान, पंडित लक्ष्मण प्रसाद, चुन्नी लाल प्रसाद, पुरुदधीच। पटियाला घराना इसी का भाग है जो आगे जाकर के अलग हो गया था पंजाब का। भानुजी प्रसाद जयपुर के कत्थक घराने के जुड़े हुए हैं। और प्रेरणा श्रीमाली जो कत्थक से जुड़ी हुई थी, ये जयपुर के कत्थक घराने से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने आपको बताया था, कत्थक किस स्टेट में होता है बताइए, कत्थक किस स्टेट में होता है? आप कहेंगे यूपी में, तो हमने कहा था उत्तर भारत में होता है। और उत्तर भारत में वो यूपी के साथ साथ में राजस्थान में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। ओके, प्रेरणा श्रीमाली। नेक्स्ट, रामपुर सहसवान घराना। और याद रख लेना इस बार साथी हमने जो 200 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आपने कर लिए, जो विनय सर ने कराए थे, इस बार जो आपका सैटरडे आएगा इसमें आपको ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चंस करने हैं, 200 क्वेश्चंस, ठीक है। बात कर लेंगे हम एक बार। और एक क्लास आपको संडे को मिलेगी, संडे को 200 क्वेश्चंस की, क्योंकि रिसेंट में तो हम इनको पढ़ ही रहे हैं। और 200 क्वेश्चंस हम आपको 200 क्वेश्चंस पॉलिटी का हम ही करा देंगे, या और किसी सर से आप चाहते हैं तो उनसे करा देंगे। ओके, बता देना एक बार, क्योंकि हम थ्योरी तो आपको सब कुछ पढ़ा ही चुके हैं। ओके 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 बोलेंगे भाई फटाफट से। आगे आए, रामपुर सहसवान घराना। देखो रामपुर सहसवान घराना जो है, रामपुर उस्ताद इनायत खान और महबूब खान। देखो जो व्यक्ति साहस से, याद रखना यूपी के घराने हैं दोनों, तो जो व्यक्ति साहस करेगा, साहस, साहस करेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा उसके महबूब के द्वारा इनाम, कि भाई उसने साहस किया, उसका साथ नहीं छोड़ा, तो उसका महबूब उसको इनाम देगा। महबूब और इनाम, साहस, क्या बोलेंगे? महबूब से महबूब खान और आपका इनायत खान, इनाम से याद रखेंगे इनायत खान, इनायत खान। ओके बॉस। प्रतिपादक कलाकार है इसके गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निशार खान, उस्ताद राशिद खान, सलोचना बृहस्पति। उतने महत्वपूर्ण नाम नहीं है, आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर टिक कर लीजिए, ओनली ये याद रखना है इसका संस्थापक। रायगढ़ घराने के संस्थापक हैं चक्रधर सिंह। कौन है? क्या बोलोगे? किसी की राय के चक्कर में तुमको नहीं आना, राय के चक्कर में नहीं आना, ठीक है। कौन क्या राय दे रहा है, मेरी राय भी ठीक नहीं लगती मत मानो, अपनी राय बनाओ। प्रतिपादक कलाकार है फिरतू महाराज। क्या बोलोगे? राय देने वाले तो फिरते ही रहते हैं, राय देने वाले तो फिरते रहते हैं। कार्तिक राम, ठीक है। क्या बोलेंगे? कार तक जाओगे इतने बहुत सारी राय तुमको लोग दे देंगे। पटियाला घराना, ये दिल्ली घराने की शाखा है। अब याद रखना पटियाला, किसी ने लिए पटियाला, पटियाला किसको बोलते हैं तुमने शब्द सुना? पार्टी में ले लेते हैं कोई कोई पटियाला। तो जब व्यक्ति फतेह करते हैं, फतेह करते हैं, फतेह किया फतेह अली और उस्ताद अली ने,
फतेह अली यानी फतेह करके आया अली, ये नाम याद रखिए, तो उसने पटियाला ले लिया, पटियाला। ओके, तो क्या बोलेंगे, फतेह और आपका अली, यानी कि फतेह अली हो गए और आपका अली बख्श हो गए। मूल स्थापना, मियाँ कल्लू का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है, कल्लू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बड़े गुलाम अली खान। जब लोग पहले फतह करते थे तो बहुत सारे सैनिकों को गुलाम बना लेते थे, हाँ या ना? तो फतेह अली खान पटियाला से, और क्या बोलोगे यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को गुलाम बना लेते थे। बेगम अख्तर भी इसी घराने से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे क्या बोलेंगे वहां से बेगमों को वो कैद करके ले आते थे, बहुत सारे को अपने बेगम बना लेते थे पहले, हाँ या ना? होता था ऐसे या नहीं, गुलाम बना लेते थे बहुत सारे को, आपका गिरफ्तार करके फतह कर लेते थे किसी जगह को। फतह तो समझते हो ना, जीत लेते थे, फतह कर लेना, फतह कर लेना। ओके, दिल्ली घराना, तुम्हारा दिल कहाँ लगता था, आपने बताया था मामा के यहाँ पर, मम्मन खान। दिल्ली घराने के कौन है, मम्मन खान, मम्मन खान, तानरस खान और सब्बू खान, ये इसके प्रवर्तक है, मतलब जिन्होंने आगे बढ़ाया। उतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, लेकिन मम्मन खान को नहीं भूलोगे। प्रतिपादक, इसका मतलब जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान। चाहे तो आप इसको क्रॉस लगा ले, छोड़ दें इसको। भिंडी बाजार घराना, इसके संस्थापक है छज्जू खान, ठीक है। भिंडी बनी है क्या बोलेंगे, छाछ में, भिंडी के साथ में, मतलब छाछ पीते हो नहीं पीते तुम, मट्ठा, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के साथ में किस्सा हुआ था बागपत में, एक उनके बहुत करीबी व्यक्ति थे, तो बहुत सारे लोग तो मट्ठा बोलते हैं उसको, बहुत सारे छाछ बोलते हैं, बहुत सारे छाय बोलते हैं। तो उन्होंने कह दिया था कि भाई जो है, जब वो एक गांव में गए, उनके नज़दीकी लोग थे उनके साथ मेहनत करने वाले, उन्होंने कहा कि मट्ठा मिल जाएगी। तो वो पूरे गांव में गया, उसने पूछा वहाँ पे कोई मट्ठा ही नहीं जानता, उसने बोला मट्ठा तो नहीं मिली। वो दूध का क्या करते हो, बोले जमा देते हैं जी बचे हुए को। पर उससे क्या करते हो, बोले उससे छाय निकलती, बोले वही मट्ठा है। तो जगह जगह कुछ नाम होते हैं अलग अलग। तो छाछ किसके साथ में, भिंडी के साथ में। और भिंडी बाजार घराना कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, मुंबई का है, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र का है। प्रतिपादक कलाकार हैं इसके, देखो क्या बोलोगे, अमन। अभी भिंडी तो एक सब्जी होती है, आप जाते, अमन के लिए अंजनी ने और शशि ने बनाई, अंजनी ने बनाई, अंजनी ने बनाई, ठीक है, अंजनी बनाई, और शशि लेके आई उसको लता से। शशि कहाँ से लेके आई, लता से, क्योंकि यहाँ पर कर आया। अब आप कहोगे भैया जिनके बाद में कर आता है तो वो सब तो हमने याद रख लिए थे, कहाँ से, कर जयपुर से, कहाँ से, जयपुर से याद किए थे। अब आप कहेंगे कहीं पे शशिकला कोल्टर कर आएगा, तो कर तो आप जयपुर टिक कर देंगे, फिर कर दोगे या नहीं कर दोगे, आप कहोगे हाँ, तो इसको कैसे याद रखेंगे। अमन के लिए भिंडी की सब्जी अंजनी ने बनाई, तो अंजनी बाई, कर आए तो ध्यान से देख लेना, अंजनी बाई तो नहीं है, शशि तो नहीं है, और लता मंगेशकर तो नहीं है, शशि उसको लता से तोड़ के लाई। मेवाती घराना आपका हरियाणा राजस्थान का है, हरियाणा ही लिखना वैसे तो। संस्थापक है इसके घग्गे नजीर खान, ठीक है। मेवा समझते हो, मेवा, मेवा जो दूध से बनता है, खोवा, उस पर भैया सबकी नजर रहती है। तुम्हारे घर कभी भुना वो, हम तो जैसे 5 भाई बहन थे, तो हमारे तो ये रहता था बाद में कढ़ाई किसको मिलेगी, उसमें ऐसा लगता था ना खुरच के ज्यादा निकल सकता है। या तुमने ये काम कभी नहीं, चूल्हे पे तुम्हारा बंटवारा हुआ हो कभी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेवा, मेवा पे सब नजर रखते हैं, ठीक है, दुनिया की नजर मेवा पे है, ठीक है। करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। पंडित जसराज हैं, मोतीराम है, मणिराम है, संजीव अभिहंकर हैं, पंडित रतन मोहन शर्मा, ये हमने आपको बताए थे कि इनको तराना के बादशाह भी कहा जाता है, तराना के बादशाह। लखनऊ से क्या बोला था हमने, आज हमारे देश में, भाई महाराज जी हमारे देश में कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन भी महाराज हैं, महाराज, लाखों महाराज, ये याद रख लेना, महाराज महाराज महाराज। कोदक सिंह, ठीक है। बेगम अख्तर, बेगम भी भैया लाखों, ये याद रख लेना। मंजरी चतुर्वेदी हैं आपका, इलियाज खान है, आप किसी चीज के इलाज भी लाखों हैं, लाखों, इलियाज खान। क्या बोलोगे, इलाज भी लाखों है, बेगम भी लाखों है, महाराज भी लाखों है। ये कुछ नाम है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, इसके आगे के घटनाक्रम का स्क्रीनशॉट नियुक्त करेंगे सारा, ये आपको पढ़ना है। क्या बोलेंगे, निखिल बनर्जी मेहर घराने से सितार वादक हैं, ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप करना मुझे। एक बार देखेंगे, इसमें कई नाम तो वही हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, और कुछ नाम इसमें अलग हैं, ठीक है। शुभम तो ये जानते हैं बच्चे ये सब। अरे शुभम भाई खुश हो गए हमको
टाइम आउट करके। भाई यही करता तुम्हारे साथ, जो कुछ भी करता, किसी का कमेंट दिखाते हैं तो यही दिखाते हैं। आपकी कमेंट की स्पीड इतनी होती है, इतना छोटा कमेंट होता है, मैं देख ही नहीं सकता उसको। ये दिखाएंगे महाराज जो भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जिम्मेदार ये हैं हमारे और तुम्हारे बीच के झगड़े के, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, बात क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ ये गाने हैं बॉलीवुड के जो प्रसिद्ध है। ए मेरे वतन के लोगों, भारत चाइना जब युद्ध हुआ था 1960 में, तो उसको कवि प्रदीप ने लिखा था और महेंद्र कपूर भी उसके सहायक थे, और लता मंगेशकर जी ने उसको गाया था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये भी महेंद्र कपूर का है। यहाँ मूवी का नाम लिखा हुआ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, महेंद्र कपूर। माँ तुझे सलाम, ए आर रहमान। तेरी मिट्टी में मिल जावा, बी प्राक, लेखक है इसके मनोज मुंतशिर। जय हो, जिसको साथ ही आपका हमारे यहाँ पर क्या मिले थे, ऑस्कर अवार्ड मिले थे, ठीक है। आपका संदेशे आते हैं, ऑस्कर विजेता, ये 2010 नहीं होना चाहिए, 2009 है, ऑस्कर इसको 2009 में मिले थे, ठीक है। क्योंकि 2000 आपका 1983 में मिला था किसको आपका ऑस्कर, वो मिला था 1983 में भानुमथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। फिर उसके बाद में 1992 सत्यजीत रे को मिला। फिर 2009 ठीक है, गुलजार को, रेसुल पुकुटी को और ए आर रहमान, इन तीनों को 2009 में मिले थे। सदे से आते हैं, सोनू निगम। आई लव माई इंडिया, कविता कृष्णमूर्ति। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मोहम्मद रफ़ी। ऐसा देश है मेरा, ठीक है, लता मंगेशकर जी। लहरा दो तिरंगा, अरिजीत सिंह। ए मेरे वतन वतन आबाद रहे तू, अरिजीत सिंह का है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आप जानते होंगे, क्योंकि संगीत में वो पूछता है, एसएससी पिछले 5-6 वर्षों से पूछता है। एसएससी द्वारा पूछे गए बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, ए दिल है मुश्किल अरिजीत सिंह, चन्ना मेरा अरिजीत सिंह, लंदन थुमकदा नेहा कक्कड़ का, इश्क वाला लव नीति मोहन ने गाया है, डीजे वाले बाबू बादशाह। एसएससी कुछ भी पूछ लेती है। ये भी पूछ लेती है एक बेहुदा पर्सन की बादशाह का असली नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने संगीत दिया हुआ है तो पूछ सकते हैं उसको। नाटू नाटू, ये ऑस्कर मिला था इसको, ठीक है। ऑस्कर मतलब कि छठी श्रेणी में यही था। और आपको याद होगा 2023 में एक मूवी और थी जिसको ऑस्कर मिला था, द एलिफेंट विस्पर्स, शॉर्ट फिल्म थी, एक शॉर्ट फिल्म, ओके। प्रमुख संगीतकारों के वास्तविक नाम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक। कुमार सानू का हकीकत में नाम क्या है, सबसे ज़्यादा एक दिन में गाने रिकॉर्ड करने का इनको दर्ज है, मतलब गिनीज बुक में। केदारनाथ भट्टाचार्य। सोनू निगम का अमन कुमार ने, बी प्रापक का नाम है प्रतीक बच्चन। जानी का असली नाम राजीव अरोड़ा। मन्ना डे प्रबोध चंद्र डे। और ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो। ए आर रहमान, अल्लाह रखा खैमान, इनका कहते हैं, इनको बोलते हैं आपका मोजार्ट ऑफ मद्रास। ये वास्तविक नाम नहीं है, ये निक नेम है इनका, निक नेम। नाम तो उनका अल्लाह रखा रहमान, निक नेम, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया था। पंचम दा राहुल देव वर्मन, आर डी वर्मन बोले। गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्णानंद है, गुलजार जिनको ऑस्कर भी मिल चुका है, आपका ज्ञानपीठ भी मिला था उनको लास्ट ईयर, आपको पता हो, ज्ञानपीठ अवार्ड। क्वीन ऑफ मेलोडी, ये लता मंगेशकर हैं, क्या बोलेंगे, लता मंगेशकर हैं। प्रमुख राज्य जो संगीत के पुरस्कार देते हैं, संगीत के पुरस्कार, एमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड सरकार देती है। तानसेन सम्मान संगीत किसके लिए दिया जाता है, मध्य प्रदेश द्वारा। कुमार गंधर्व भी एमपी में। संगीत कला निधि कर्नाटक का है। राज्य संगीता विद्वान कर्नाटक का। कलेमामणि पुरस्कार संगीत का पुरस्कार है, तमिलनाडु गवर्नमेंट देती है, ठीक है। कल तुम मिलना, ऐसे याद रख लो। नंदी पुरस्कार, नंदी अंधी से याद रख लो, आंध्र प्रदेश, नंदी। देवदास स्मृति क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का है। जनकचारी आपका कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। आंसर करो एक बार फटाफट से, ठीक है। म्यूजिक को बहुत कॉमन तरीके से पढ़ना है, घरानों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या बोलोगे, याद रखना, हमने आपको कक्षा के शुरू में ही गाइड किया, म्यूजिक को लाइटली पढ़ लेना, एक बार देख के छोड़ देना, लेकिन जो घराने हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी में सबसे पुराना है, तो ग्वालियर घराना है सबसे पुराना, ग्वालियर सबसे प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था है, तो समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था क्या होती है, ताल होती है, ताल होती है, एक समय के बाद रिपीट होना। हिंदुस्तानी संगीत के लिए संकेतन प्रणाली किसने विकसित की थी, तो संकेतन प्रणाली है आपका विष्णु नारायण भातखंडे की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कितने थाट रागों के मूल हैं, तो कितने थाट हैं उसमें, इसको हमने अपडेट करके भी बताया आपके नोट्स में, तो कितने थाट है, 10 थाट है, 10 थाट है, ठीक है। ये हमको रिसर्च में मिले नए क्वेश्चन हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा से कौन नहीं जुड़ा है, गुलाम अली, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। गुलाम अली अभी बताया था ना मैंने आपको,
तो क्या होता था, फतेह, यानी कि ये आपका किससे थे, पटियाला घराने से थे। अब्दुल रहमान खान लक्ष्मण, पुरंदर दास ये कर्नाटक म्यूजिक से, दक्षिण से है। रुद्र वीणा मुख्यतः हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है, तो क्या बोलोगे, ध्रुपद से संबंधित है। ध्रुपद वाले नोट्स में इसको हमने आपको शामिल करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध ठुमरी गायक हैं, तो ठुमरी गायक कौन है आपका, शोभा गुरटू हैं, गिरिजा देवी हैं, बेगम अख्तर हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है, तो ठुमरी क्वीन कौन है, ये तो तराना के बादशाह हैं, तो ये बोलोगे आपका गिरिजा देवी हैं, ठुमरी की रानी माना जाता है। रिक्त स्थान घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लतापत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं। किस घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं ये बताओ। फैयाज खान, हमने आपको बताया था साजन पिया, आज वो आग में झुलस गए, ठीक है, हुस्न उनका खत्म हो गया, आगरा। जयपुर अतराली घराने के संस्थापक कौन थे, करीम खान, ये किराना घराने के हैं। अली बख्श खान, ये कहाँ पर है, पटियाला घराने के हैं। वकार नाथ ठाकुर, ये ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। और अल्लादिया खान, ये जयपुर अतरौली घराने से हैं। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करेंगे आप सारे साथी इसका आंसर जरूर करेंगे। ओके बॉस, बाकी अच्छे से पढ़ते रखिए, खुद को एनलाइटन करिए, खुद को विचार मग्न करिए, ठीक है ना। और यही बस आपसे कहेंगे कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सर सैटरडे में मॉक टेस्ट कैसे दें, बता देंगे आपको। देखो यहाँ पर आप एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन सभी यूज करते होगे, जिनके पास नहीं है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। किनारे पर जब जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगी RWA SSC एग्जाम्स। RWA SSC एग्जाम्स पर जब जाओगे, RWA, शुभम भाई मैंने आपसे कहा था इसका फॉर्मेट बना लेना है। RWA SSC एग्जाम्स पर जैसे ही जाओगे साथी, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जो मॉक है, मॉक, ठीक है, क्या, हाँ, मॉक में जाओगे ना जैसे ही, तो या तो मॉक जाओगे या फिर उसमें जाओगे आप पेड टेस्ट सीरीज में, पेड टेस्ट सीरीज में पैसा नहीं लेंगे तुमसे, ठीक है ना। कभी सोचो तो वहां आप सैटरडे का वो मॉक लगा सकते हो, और उस मॉक को आपको मिल ही जाएगा स्टैटिक जीके के नाम से, इस वीक का नाम दे देंगे उसको, उस तरह से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस के करीब उसमें रहेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, बहुत सारा प्यार।